हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी। आज मैं आपको कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो आपके बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे DSSB नॉन टीचिंग हो गया या दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स हो गए, उनमें आपके ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होंगे। आप बहुत इजीली इनको समझ पाएंगे क्योंकि जो भी आंसर्स होंगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि उस क्वेश्चन का वो आंसर क्यों है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया सीपीयू की फुल फॉर्म बेसिकली क्या है। सीपीयू की फुल फॉर्म जैसे कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर में एक बेसिक क्वेश्चन आता है जिसका हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं: कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूजर या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूजर। तो इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू से रिलेटेड अगर मैं आपको और बताऊं तो इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। सीपीयू बेसिकली हमारे सारे के सारे प्रोग्राम्स जितने भी हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना हो, आउटपुट डिवाइस से आउटपुट मॉनिटर पे शो करना हो या मेमोरी से हमारा कम्युनिकेशन करना हो, सीपीयू बेसिकली सारे के सारे प्रोसेसिंग, सारे के सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। इसीलिए इसको सेंट्रल पार्ट बोला जाता है कंप्यूटर का। दैट इज व्हाई सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Coming forward to next question. The very next question is what is the full form of RAM? RAM basically क्या है? एक मेमोरी का पार्ट है, एक मेमोरी की टाइप है। RAM की फुल फॉर्म अगर हमसे पूछी जाए तो यहाँ हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं: रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम ऑथराइजेशन मेमोरी या फिर रीड ऑथराइजेशन मेमोरी। तो रैम की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारा प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप है जिसको मैं अगर हिंदी में बताना चाहूँ तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब कि रैंडमली मैं किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ। मुझे सीरियलाइजेशन में हर डेटा को रीड करने के बाद अपने जो मेरे को चाहिए डेटा उस पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर फोर्थ नंबर के डेटा को एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्टली फोर्थ नंबर के डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ। रैम के अलावा प्राइमरी मेमोरी का दूसरा जो टाइप होता है दैट इज रोम, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अगर आगे क्वेश्चंस में आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The very next question is which device is used to input data into a computer? एक कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस यूज होती है? वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज मॉनिटर। हमें पता है मॉनिटर जो है वो हमें आउटपुट देता है, ना कि हमसे इनपुट लेता है। प्रिंटर, प्रिंटर भी हमें पेजेस की फॉर्म में आउटपुट देता है, ना कि हमसे इनपुट लेता है। नेक्स्ट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हम कीज को प्रेस करके कंप्यूटर में हमेशा ही इनपुट देते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल डाटा हो, अल्फाबेटिकल डाटा हो, बहुत डिफरेंट टाइप की स्पेशल कीज हो, कोई भी फंक्शन कीज हो, ये सारी की सारी कीज की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को डाटा जो है वो इनपुट करा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which component of a computer is responsible for storing data permanently? अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब भी हम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कराते हैं तो दो तरीके से होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी में, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप जितना वास्ट में पढ़ें उतना अच्छा है, क्योंकि इसकी हर टॉपिक, हर छोटी छोटी चीज में एक क्वेश्चन जनरेट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है और ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब है कि जब भी मेरा सिस्टम बाय डिफॉल्ट या किसी भी वजह से एकदम से ऑफ हो जाएगा तो जो भी मैं डाटा अभी फिलहाल कंप्यूटर में इनपुट करा रही थी या जो भी मैं काम कर रही थी वो मेरा उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली सेव्ड नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं वही काम एक सेकेंडरी मेमोरी में कर रही हूँ जो मुझे एक्सटर्नली प्रोवाइड की जाती है, या आजकल तो अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें तो गूगल ड्राइव हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इन सब में सेकेंडरी मेमोरी
मेमोरी बेसिकली यूज की जाती है, जहां पर मेरा डेटा परमानेंटली एज अ बैकअप स्टोर होता रहता है। चाहे मेरा फोन डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी डिवाइस में अपने फोन को सेम आईडी से ओपन करके सेम डेटा एक्सेस कर सकती हूँ। तो अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली, तो परमानेंटली अगर मैं बात करूं तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का एक टाइप है। अगर मैं रैम की बात करूं तो ये तो प्राइमरी मेमोरी में आ गया, रैम इज प्राइमरी मेमोरी का टाइप, तो परमानेंटली तो डेटा रैम में सेव नहीं होगा। सीपीयू कभी भी डेटा सेव नहीं करता, सीपीयू का काम होता है सारी की सारी फंक्शनिंग को देखना, सारी की सारी फंक्शनिंग चेक करना कि सब अपनी जगह पे ठीक से हो रहा है या नहीं, तो उसका डाटा सेविंग से कोई रिलेटेबल चीज नहीं है। सीडी रोम, सीडी में भी डेटा स्टोर होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर बाई चांस मेरी सीडी डैमेज हो जाए या कुछ टाइम तक यूज में ना हो और वो ओपनली कहीं पड़ी हो, तो मेरे डेटा जो है वो वहां से उड़ सकता है, डैमेज हो सकता है। तो सीडी में भी हमेशा परमानेंटली डेटा स्टोरेज नहीं होगा। डेटा स्टोरेज परमानेंटली कहाँ किया जाता है? हमेशा हार्ड डिस्क में। आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के पास हार्ड डिस्क होती है जहां पर बहुत ज्यादा बड़ा डेटाबेस होता है, तो वहां पर अगर हम यूजर की इंफॉर्मेशन या एक अगर मैं एग्जांपल लूँ स्कूल का, स्कूल में बच्चों की इंफॉर्मेशन, टीचर्स की इंफॉर्मेशन, वर्कर्स की इंफॉर्मेशन, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन होती है, तो वो कहाँ सेव की जाएंगी? डेटाबेसेस बने होते हैं, हार्ड डिस्क होती हैं, जहां पर वो डेटा हम परमानेंटली सेव कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the full form of USB? USB जो टर्म है हम बहुत कॉमनली आजकल यूज करते हैं, जब से हमने लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स भी जब हम एक्सेस कर रहे थे तो हम USB यूज करते थे पेन ड्राइव के लिए। हम पेन ड्राइव जैसी चीजों के लिए यूज करते थे यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी गई है। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके अलावा हमें ऑप्शंस दिए हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिजनेस नहीं, यूजर सीरियल बिजनेस नो, यूनिवर्सल सीरियल बैटरी नो। इसका आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस बेसिकली यूएसबी क्या करती है, एक हमारा कम्युनिकेशन पार्ट है हमारे कंप्यूटर और हमारा जो होस्ट है, जो हमारा यूजर है, उसके बीच का एक कॉमन प्लेटफॉर्म। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, हमें प्रोवाइड करता है एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से मेरा जो कंप्यूटर है और मेरा जो यूजर है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से बहुत इजीली। तो जो पेन ड्राइव है बेसिकली वो हमें क्या दे रहा है, एक मेमोरी स्पेस दे रहा है कि हम अपनी टेम्परेली परमानेंटली जो भी है एक बार हम अपने पेन ड्राइव को इंसर्ट कराकर और हम अपनी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर कर लें, या जब भी हमें किसी और दूसरे से वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो हम अपनी यूएसबी के थ्रू वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे यूजर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल किस लिए? क्योंकि यूनिवर्सली बेसिकली कहीं पर भी ऑल ओवर इन्वायरमेंट हमारे सराउंडिंग में कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मॉडेम इन अ कंप्यूटर? एक कंप्यूटर में मॉडेम का क्या यूज है? बेसिकली सबसे पहले तो बात आती है मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, पूछा जा सकता है। कहीं पर भी अगर हम बात करते हैं ना तो बहुत डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब हमें मॉडेम की फुल फॉर्म पता लगती है, अदरवाइज हम इसको शॉर्टली मॉडेम ही बोलते हैं। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम, तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम मॉडेम बोल देते हैं। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो एक कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करती है। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्शन देना, वो किसका काम होता है? मॉडेम का। ठीक है, तो मॉडेम का काम है टू कनेक्ट टू दी इंटरनेट। इंटरनेट के साथ जब भी मेरा कंप्यूटर कनेक्ट करेगा तो वो किस डिवाइस की हेल्प से करता है? मॉडेम की हेल्प से। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not found in normal computers or laptops?
बेसिकली इनमें से कौन सी ऐसी की है जो हमारे नॉर्मल लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स में नहीं मिलती? वो है बेसिकली, देखो इन्होंने ऑप्शन दिया है शिफ्ट की, ऑब्वियसली शिफ्ट की हमारे लैपटॉप्स में होती है, कीबोर्ड्स में होती है। डिलीट की, हाँ जी डिलीट की भी होती है। ऑल्ट की, हाँ जी ऑल्ट की भी होती है। लेकिन टर्न की बेसिकली नॉर्मल कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में नहीं मिलती, इसीलिए हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन है दैट इज टर्न की। एक और बात आती है, हमारे पास तीन टाइप के या तीन से ज्यादा टाइप के कीबोर्ड्स अवेलेबल होते हैं। एक होता है क्वर्टी, एक होता है अजर्टी। ये टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स हैं जो हमें अवेलेबल होते हैं। क्वर्टी कीबोर्ड जो हमारे पास कीबोर्ड होता है वो क्वर्टी क्यों है? क्योंकि इसमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्ट किया जाता है वो इस सीरीज से स्टार्ट किया जाता है, QWERTY, ठीक है। और जो मैक्सिमम इसमें कीज होती हैं वो 108 के नियर बाय होती हैं, जिसमें इंक्लूडिंग होती है स्पेशल फंक्शन कीज, स्पेशल कैरेक्टर कीज, कैलकुलेटर फॉर्म में न्यूमेरिकल कीज फंक्शन कीज के साथ भी अवेलेबल होती हैं। अल्फाबेटिकल कीज होती हैं स्पेस बार, मूविंग फॉरवर्ड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, एंटर। ये सारी की सारी कीज जो हैं वो क्वर्टी कीपैड में अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो एक और टाइप का कीबोर्ड आता है दैट इज अजर्टी। अजर्टी का नाम अजर्टी इसीलिए क्योंकि ये इस सीरीज में इसकी अल्फाबेटिकल सीरीज स्टार्ट होती है, दैट इज AZERTY। अजर्टी कीबोर्ड और क्वर्टी कीबोर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस किस चीज का है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स का, कि कीज अल्फाबेट्स में कैसे स्टार्ट की जा रही हैं। तो ये हमारे पास दो टाइप के लैपटॉप्स के जो कीबोर्ड्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर था टर्न की। एक स्लोगन है यहाँ पर, राइट वंस रन एनीवेयर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। सी प्लस प्लस, कोबोल, जावा, पाइथन, एटसेट्रा। ये जितनी भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनकी हेल्प से हम बेसिकली एक प्रॉपर फंक्शनिंग, कोई गेम जनरेट कर सकते हैं, कोई ऐप जनरेट कर सकते हैं। इन सारी की सारी जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनके अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम उनको एक सीरीज में लिखकर कोई भी एक प्रोग्राम को फंक्शनिंग प्रोसेसिंग में लेकर आ सकते हैं। तो उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड एक स्लोगन दिया है कि उन्होंने पूछा ये स्लोगन कौन सी लैंग्वेज फॉलो करती है। तो ये स्लोगन जो है वो जावा लैंग्वेज फॉलो करती है। जावा लैंग्वेज क्यों फॉलो करती है? सी और सी प्लस प्लस को रन करने के लिए उसी का एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हमें सिस्टम में चाहिए होता है, जिसकी हेल्प से हम इन लैंग्वेजेस को अपने कंप्यूटर में परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब कि जावा को कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए लिखने के लिए। जावा की प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए हमें एक नोटपैड चाहिए होता है जिसमें हम अपनी प्रॉपर प्रोग्रामिंग करते हैं, और उसको हम एक स्क्रीन के ऊपर ले जाकर एक रेफरेंस देकर एड्रेस का, और हम प्रॉपर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन कर सकते हैं। तो जब ये बात आती है राइट वंस, दैट मीन्स हम जावा के अपने कोड को एक बार लिखेंगे नोटपैड में और उसको हम पेन ड्राइव में डालकर किसी दूसरे कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस इनके साथ ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो सॉफ्टवेयर है वो सेम सिस्टम में होना चाहिए तभी वो प्रोग्राम रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसीलिए एक बार लिखकर कितनी बार भी कहीं भी उसको रन कर सकें, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है? जावा लैंग्वेज। कोबोल नहीं है, HTML नहीं है, XML नहीं है, ठीक है। Moving forward, next question. Nowadays, wishing has become a criminal practice of using social engineering over which of the following? सबसे मेन बात, विशिंग।
विशिंग, विशिंग क्या है? विशिंग इज VOIP। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो VOIP। अगर मैं इसको फुल फॉर्म में बोलूं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल फिशिंग। अगर मैं विशिंग की फुल फॉर्म बोलूं, विशिंग इज अ शॉर्ट वर्ड, एक यूज कर लिया हमने, स्लैंग बना लिया, एब्रिवेशन यूज कर लिया एक बहुत बड़ी टर्म के लिए, दैट इज VOIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल फिशिंग। ठीक है, अब ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल आजकल क्या होता है, आपके फोन कॉल्स आते हैं, किसी भी नंबर से एक इंटरनेशनल कॉल आ गया, ये एक कंपनी का कॉल आ गया, क्रेडिट कार्ड कॉल आ गया, कोई भी कॉल आ गया, वॉइस के थ्रू आपके फोन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो आपको कॉल करके पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है सर आपका क्रेडिट कार्ड नंबर ये है, आपको इतने पैसे आपके ट्रांसफर हुए हैं, आप हमें OTP बता दीजिए। बहुत सारी ऐसी आजकल जो एक्सरसाइजेज हैं वो बाहर मार्केट में हो रही हैं। तो विशिंग इज दैट कि वॉइस के थ्रू जब भी कोई एक्सटर्नल सोर्स हमारे खुद के पर्सनल रिसोर्सेज में एक्सेस करने की कोशिश करता है तो हम उसको नाम दे देते हैं विशिंग। तो उन्होंने कहा नाउ अ डेज विशिंग हैज बिकम अ क्रिमिनल प्रैक्टिस, क्राइम है ऑब्वियसली, of using social engineering over which of the following: social networking sites, mobile phones, emails या साइबर कैफेज। अब साइबर कैफेज पे भी हमारे पास होता है डेटा एक्सेस, हमारा हो जाता है इलीगली, वायरस आ जाते हैं सिस्टम्स में। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो होती हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो इलीगल होती हैं, हम कभी कभी ओपन कर लेते हैं जिससे हमारे फोन में वायरस आ जाते हैं और हमारा डेटा जो है वो लीक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन विशिंग जो है वो सिर्फ मोबाइल फोन्स पे ही होती है, क्योंकि आपको कॉल करके ही ये वाली जो एक्सरसाइज है ये प्रैक्टिस की जाती है थ्रू मैनी रिसोर्सेज, थ्रू मैनी सोर्सेज जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो विशिंग किससे रिलेटेबल है? विशिंग इज रिलेटेबल टू मोबाइल फोन्स। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम बस? सिस्टम बस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर का। जब आप डिटेल्ड पढ़ते हैं तो कभी कभी सिस्टम बस के बारे में आपकी बुक्स में रेफरेंस दी होती है। ठीक है, तो आज हम सिस्टम बस के बारे में पढ़ते हैं। इसका आंसर इन्होंने क्या दिया, देखो ऑप्शंस में है बस कनेक्टिंग कीबोर्ड एंड मदरबोर्ड। मदरबोर्ड CPU में अवेलेबल होता है, तो उन्होंने कहा सिस्टम बस एक ऐसी चीज है जो कीबोर्ड और मदरबोर्ड को कनेक्ट करती है। सेकेंड ऑप्शन, बस कनेक्टिंग CPU एंड मेमोरी, हमारा CPU एंड हमारे मेमोरी को कनेक्ट करती है। तीसरा, बस कनेक्टिंग मेमोरी एंड मॉनिटर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी जहां पर मेरा डाटा स्टोर होता है। तो सिस्टम बस का उन्होंने कहा कि मे बी कि कुछ ऐसी डिवाइस, ऐसी बस जो कनेक्ट करती है मेमोरी एंड मॉनिटर को। और लास्ट ऑप्शन उन्होंने दिया बस कनेक्टिंग हार्ड डिस्क एंड मॉनिटर। हार्ड डिस्क हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और मॉनिटर इज हमारा आउटपुट डिवाइस। इसका आंसर है बस कनेक्टिंग CPU एंड मेमोरी। अब कैसे CPU एंड मेमोरी से कैसे ये सिस्टम बस कनेक्ट करती है, देखो हमारे पास होता है CPU, देन वी हैव मेमोरी, एक अगर मैं बेसिक एक डायग्राम से समझाऊं तो हमेशा हमारा इनपुट डिवाइस होती थी, CPU होता था, और आउटपुट डिवाइस होती थी जो हमें ये बताता था कि ये मेन कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के। इनपुट डिवाइस से CPU में कुछ भी जाएगा, CPU के पास दो चीजें होती हैं, ALU और CU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, जो बेसिकली मेरे प्रोग्राम्स को मैंने जो भी उसको इनपुट डिवाइस से भेजा है, CPU मेरा वो काम करके देगा और आउटपुट डिवाइस पे मेरा आउटपुट जो है वो प्रिंट कर देगा। CPU कनेक्टेड होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेमोरी से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 2 और 3 को मुझे ऐड करना है,
तो वो कहीं पहले 2 को स्टोर तो करेगा, सीपीयू कहीं 2 को ले जाकर मेमोरी में स्टोर करेगा कि एक नंबर आया है जिसको मैं रख लेता हूँ। फिर 3 आएगा, 3 को भी वो स्टोर करेगा। फिर 2 और 3 को ऐड करने के बाद जो एक आंसर आएगा वो उसको मेमोरी में स्टोर करके देन सीपीयू से कम्युनिकेशन करके आउटपुट डिवाइस की हेल्प से मुझे 5 प्रिंट करके दिखा देगा। लेकिन ये पहले कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं मेमोरी में, उसके बाद आउटपुट डिवाइस पर आते हैं। ये तो था बेसिक कंप्यूटर का डायग्राम कि कंप्यूटर में कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। सिस्टम बस थोड़ा सा डिटेल डायग्राम हो जाता है। कैसे? सिस्टम बस के पास आती है डेटा बस, कंट्रोल बस और लास्ट इज एड्रेस बस। ये जो तीनों बस मिलती हैं, ये कम्युनिकेट करती हैं सीपीयू से, मेमोरी से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। ये मिलके तीनों बनाती हैं सिस्टम बस, जिसमें डेटा बस क्या करती है? मेरे डेटा को लेकर जाना, डेटा को ट्रेवल कराना, जहां तक लेकर जाना है। अच्छा, इनपुट डिवाइस ने डेटा दिया, सीपीयू को लेकर जाना है, तो इनपुट डिवाइस से सीपीयू तक जब मैं डेटा को लेकर जाऊंगी तो वो काम कौन करेगा? डेटा बस। उसके बाद में बात कर रही हूँ एड्रेस बस। हमेशा मेमोरी में जब भी कोई चीज स्टोर होगी तो वो हमेशा किसी ना किसी एड्रेस के साथ स्टोर होगी। जैसे आपका घर है गली में, तो आपकी गली जो है वो बस है, उसमें आपके घर का एक पर्टिकुलर एड्रेस है, जिसकी वजह से आपका एक रेफरेंस है कि इस घर में इस एड्रेस पे ये लोग रहते हैं। ठीक है, हर गली में हर किसी के घर का एक अलग एड्रेस है। सिमिलरली जब भी मैं कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्टोर कराती हूँ तो वो क्या होता है? कहीं ना कहीं एक एड्रेस के साथ स्टोर होता है। तो डेटा बस का तो काम हो गया सिर्फ डेटा को लेकर जाना। एड्रेस बस का काम हो गया एड्रेस भी भेजना कि किस एड्रेस से ये डेटा आया है। कंट्रोल बस का काम सिमिलरली, जैसे कंट्रोल सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट, सारा का सारा काम ठीक से हो रहा है, सारा प्रोसीजर ठीक से चल रहा है या नहीं, वो काम देखना इज functioning of control bus. तो system bus is a combination of data bus, control bus and address bus. तो उन्होंने पूछा कि इसमें से सिस्टम बस कौन सी है, तो ऑब्वियसली सीपीयू और मेमोरी के साथ मेरा एक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि सीपीयू और मेमोरी का काम जो है वो मेरी सिस्टम बस देख रही है। तो इसीलिए सिस्टम बस किसको कनेक्ट करती है? सीपीयू और मेमोरी को कनेक्ट करती है। ठीक है, दिस वाज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि सिस्टम बस क्या है। ये जितने भी क्वेश्चंस हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आप नॉन टीचिंग एग्जाम्स देने जा रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का या दिल्ली पुलिस का या DSSB नॉन टीचिंग में लैब असिस्टेंट के क्वेश्चंस में आता है। तो ये सारे के सारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये वहाँ पर ज़रूर पूछे जाते हैं आपसे, क्योंकि वहाँ पर आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड ज़्यादा ना पूछकर आपसे हार्डवेयर नॉलेज, कंप्यूटर की बैकग्राउंड नॉलेज, इन चीज़ों से रिलेटेड, जैसे सिस्टम बस अभी हमने रिवाइज किया क्या था, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अच्छे से रिवाइज करें, इन्हें पढ़ें बार बार। आपके एग्जाम से पहले आप इजीली इनको रिवाइज कर सकते हैं। और जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बेसिकली आप उनके नोट्स अगर साथ साथ बना ले तो बहुत ईजी होगा कि आप एक क्वेश्चन को बहुत ईजिली 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन ईजिली टिक कर पाएंगे अगर आप हर एक क्वेश्चन की एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जानते हैं। तो जो भी हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं 20-30 जितने भी क्वेश्चन इस पीडीएफ में हैं, सारे के सारे बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can change the sequence of instructions to be fetched by the processor? कभी कभी हम अगर बात करते हैं तो सीक्वेंस में हम कोडिंग लिखते हैं और सीक्वेंस में वो कोडिंग हमें एक्सेस करानी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सीक्वेंस में जब भी मैं कोडिंग लिख रही हूँ, एक सीक्वेंस में मैं कोडिंग लिख रही हूँ, ये है मेरी स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5 फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या चाहती हूँ, स्टेटमेंट 1 से डायरेक्ट मैं स्टेटमेंट 4 पे चली जाऊं, 2 और 3 रीड ही ना करे मेरा प्रोसेसर। तो उसके लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शंस की सीक्वेंस को चेंज करना, दैट मीन्स सीरीज में न जाकर जंप करना या शिफ्ट करना, टू बी फेच्ड बाय द प्रोसेसर। कौन से प्रोसेसर से या कौन सी चीज से इन चारों में से वो हम एक्सेस कर सकते हैं? तो जंप्स
यस हम कर सकते हैं। जंप्स बेसिकली क्या करता है कि मुझे एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर रैंडमली जंप करा देता है। बीच की स्टेटमेंट्स हम स्किप कर सकते हैं एंड वो क्या करता है, रैंडमली जंप करा सकता है। नेक्स्ट, सब रूटीन कॉल्स। यस, सब रूटीन का मतलब हो गया कि एक रूटीन के बीच में कोई एक सब रूटीन, रूटीन हो गया लगातार कि डेली हो ही रहा है, मतलब डेली ये स्टेटमेंट्स एक्सेस हो ही रही हैं, हर बार हो रही हैं। सब रूटीन कॉल्स का मतलब बीच में मैंने कहीं पर स्किप डालकर उस कॉलिंग को शिफ्ट कर दिया रैंडम स्टेटमेंट्स पे जाने के लिए। रिटर्न्स, इस स्टेटमेंट से वापस अगर मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाना है तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं फोर्थ स्टेटमेंट से 3 और 2 को स्किप करके 1 पे जाना चाहती हूँ तो मैं रिटर्न्स यूज कर सकती हूँ। एंड यस, मैं अपनी स्टेटमेंट्स को स्किप करके एक्सेस करा सकती हूँ। और डी ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव। तो जब मैं ऑब्वियसली जंप भी यूज कर रही हूँ, सब रूटीन भी यूज कर रही हूँ, रिटर्न्स भी यूज कर रही हूँ, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, कि मैं ये सारे के सारे यूज कर सकती हूँ अपनी इंस्ट्रक्शंस की सीक्वेंस को चेंज करने के लिए, फेच करने के लिए बाय द प्रोसेसर। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the first programmable analog computer? पहला प्रोग्रामेबल एनालॉग कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका आंसर है कैसल क्लॉक। क्या आंसर है इसका? कैसल क्लॉक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन क्या, जिन्होंने भी इसको इन्वेंट किया उन्होंने इसका नाम दिया था कैसल क्लॉक। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्रामेबल एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर नहीं, एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर इज डिफरेंट एंड एनालॉग कंप्यूटर इज डिफरेंट। एनालॉग कंप्यूटर हमेशा ऐसे वाले डेटा को रीड करता है, डिजिटल डेटा रीड करने का प्रोसीजर है ये। तो जब भी मैं डिजिटल की बात करूंगी, डिजिटल वेव्स ये होती हैं और एनालॉग वेव्स ये होती हैं। आपको इससे याद रहेगा एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस। और अगर मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट प्रोग्रामेबल एनालॉग कंप्यूटर, तो वो कौन सा था? कैसल क्लॉक। साउथ पॉइंटिंग चैरियट नहीं था, प्लेनिस्फेयर नहीं था, एस्ट्रोलिब नहीं था, क्या था? कैसल क्लॉक। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an example of input device? बहुत इजी क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? हम बेसिकली इनपुट डिवाइसेस में अगर मैं पढ़ूं तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ती, मतलब हम बचपन से बहुत ही बेसिक बेसिक से इनपुट डिवाइसेस पढ़ते आते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया इनपुट डिवाइसेस में, है ना, जॉयस्टिक हो गया, लेकिन और लाइट पेन और भी बहुत सारी ऐसी इनपुट डिवाइसेस हैं जो हमें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में डिटेल्ड आती हैं। OMR शीट्स हो गई, MICR डिवाइस हो गई, बहुत सारी ऐसी इनपुट डिवाइसेस हैं। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। हमेशा एग्जाम में ध्यान रखेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा नॉट और नहीं है नॉट का हमेशा ध्यान रखें। कभी कभी हम क्वेश्चन बहुत रैंडमली पढ़ जाते हैं, नोट का ध्यान नहीं रखते और उस हिसाब से हमारे आंसर जो है वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं आंसर में, ज्यादा पढ़ते नहीं, फर्स्ट ही देखा और उसी पे टिक कर दिया, आंसर सबमिटेड। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नॉट लगा है या नहीं लगा। अब यहाँ पर पूछा है कौन सी नहीं है, तो कीबोर्ड, ऑब्वियसली कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं। माउस, यस माउस इज एन इनपुट डिवाइस, माउस को हम नेविगेट करके इनपुट देते हैं। OMR शीट्स, OMR शीट्स में भी हम अपनी शीट्स को इनपुट कराते हैं। ठीक है, मॉनिटर, मॉनिटर जो है वो मेरा आउटपुट दिखाता है। ठीक है, जो भी मुझे आउटपुट चाहिए वो मेरा आउटपुट दिखाता है। तो इसीलिए मेरा जो आंसर है वो क्या है? डी। मैंने क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि ये नहीं है, इसीलिए ये आंसर है। तो डी, मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट। अब यहां पर पूछा गया आउटपुट डिवाइसेस, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस? सबसे पहले उन्होंने पूछा है मॉनिटर, प्रिंटर, मॉनिटर एंड प्रिंटर। अब मॉनिटर भी है आउटपुट डिवाइस और प्रिंटर भी है, तो ये तो है।
विंडोज 2000 एंड विंडोज एनटी। विंडोज बेटा कभी भी आउटपुट या इनपुट डिवाइसेस में नहीं आती। ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से मेरे कंप्यूटर का सारा जो बैकअप है इसकी वजह से चलता है। ठीक है, ये बेसिकली मेरा बेस है जिसकी वजह से मेरा जो सिस्टम है वो चलता है। कीबोर्ड एंड माउस नहीं, कीबोर्ड और माउस अभी हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़कर आए हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। स्टोरेज डिस्क एंड फ्लॉपी ये स्टोरेज डिस्क जो है या फ्लॉपी डिस्क जो है ये आउटपुट डिवाइसेस में आ सकती है, जैसे हार्ड डिस्क है। लेकिन उन्होंने पूछा मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिस्क, तो स्टोरेज डिस्क कुछ नहीं होता, हार्ड डिस्क होता है। अगर इसकी जगह हार्ड डिस्क आ जाता तो यस हम फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को भी मानते, लेकिन अभी हमारे पास क्या आया, मॉनिटर, प्रिंटर। तो मॉनिटर और प्रिंटर जो है वो दोनों की दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं। और अगर क्वेश्चन में इसके अलावा भी आ जाए ए एंड डी तो हाँ आप डी पे टिक कर सकते हैं साथ के साथ। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the two types of output devices? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हम इसको स्किप करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आज के टर्म्स में हम अपने कंप्यूटर्स को पीसी बोलने लगे हैं। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर इज द आंसर। पब्लिक कंप्यूटर नो। पब्लिक कंप्यूटर तो हो गया कि पब्लिकली कोई भी आके यूज कर रहा है, फिर भी हम उसको किसी भी कंप्यूटर को हम पब्लिक कंप्यूटर कभी नहीं बोलते। प्राइवेट कंप्यूटर नहीं, प्राइवेट भी नहीं बोलते, क्योंकि प्राइवेट हो गया बेसिकली कि आप ही का, और कोई उसको एक्सेस ही नहीं कर सकता। ठीक है, बोथ बी एंड सी, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर नो, ये भी आंसर गलत है। आंसर जो हमारा है दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। पीसी को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, कि हमारे पर्सनल यूज के लिए हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं, कंपनी का काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बहुत टाइम पहले सीडीज डीवीडीज बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होती थी। डीवीडीज क्या होती थी, जैसे सीडी होती है ऐसे ही डीवीडी प्लेयर्स आते थे और हम उसमें डीवीडीज लगाते थे। ठीक है, और हम मूवीज देखते थे, वीडियोस देखते थे, गाने देखते थे डीवीडीज में। तो डीवीडी बेसिकली क्या है, आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क। जब भी ऑप्टिक्स की बात आएगी दैट मीन्स कुछ भी मैं विजुअलाइज, जब भी मैं अपने विजुअल से कोई भी चीज देख पा रही हूँ वहां पर हमेशा मेरे पास जो आंसर होगा वो ऑप्टिकल्स से रिलेटेड होगा। ऑप्टिक्स का मतलब होता है आपकी आंखों से रिलेटेड सारा का सारा काम, सारी फंक्शनिंग। हम फिजिक्स में भी ऑप्टिक्स एक पूरा का पूरा जो बेस है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल डिस्क जो है दैट इज डीवीडी। ठीक है, तो डीवीडी अगर पूछी जाए क्या है तो ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड डिस्क नहीं है। आउटपुट डिवाइस भी हम टिक नहीं करेंगे, हम किस पे टिक करेंगे, ऑप्टिकल डिस्क पे। ये चेक रखना है कि डिटेलिंग किस में पूछी गई है, आउटपुट डिवाइस में पूछी गई है, ऑप्टिकल डिस्क में। अब दोनों में से डिटेल्ड में किसका एग्जाम्पल है डीवीडी, ऑप्टिकल डिस्क का है। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल मैथ फॉर सीपीयू। उन्होंने पूछा इनमें से क्या है जो सीपीयू में सिंपल मैथ्स के जो प्रोग्राम्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करता है। तो अभी हमने बात करी थी सीपीयू में दो चीजें होती हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। अब एएलयू क्या करता है, सारे के सारे मैथ्स के, अरिथमेटिक का मतलब हो गया मैथमेटिकल्स, जितने भी मैथमेटिकल जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, फॉर एग्जांपल यूजर ने कहा 2 3 को ऐड करो, 2 3 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मोड निकालो, जितने भी मैथमेटिकल के सारे प्रोग्राम्स हैं वो हमारा एएलयू परफॉर्म करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, बेसिकली चेक करता है सारा का सारा काम ठीक हो रहा है ना, सारी फंक्शनिंग जो सीपीयू को करनी चाहिए, जहां जहां जो जो डिवाइसेस मुझे अवेलेबल चाहिए वो सब ठीक से काम कर रही हैं या
नहीं कर रही। तो हमारा जो सिंपल मैथ सीपीयू में परफॉर्म करता है वो कौन परफॉर्म करता है? ALU। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड थ्रू। हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रेवल करती है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के साथ, किसके थ्रू? पेरिफेरल्स के थ्रू, फ्लैश मेमोरी के थ्रू, CMOS के थ्रू या बस के थ्रू। अभी हमने सिस्टम बस की बात करी थी कि CPU और मेमोरी के बीच में जो सिस्टम बस है वो काम करती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है? डेटा, एड्रेस और कंट्रोल, ये तीनों बसेस अवेलेबल होती हैं, है ना? तो जब भी बात आएगी कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है, तो ऑब्वियसली एक बस के थ्रू ट्रेवल करती है। ठीक है, मेरी इंफॉर्मेशन मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स मतलब सीपीयू के कंपोनेंट्स। सीपीयू के कंपोनेंट्स किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? सिस्टम बस के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी वो किसके थ्रू ट्रेवल करेगी? बस के थ्रू ट्रेवल करेगी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the process of dividing a disk into tracks and sectors? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में जब भी हम बात करते हैं तो हम वहां पर डिस्क्स की बात करते हैं, और डिस्क्स की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर एक डिस्क आती है जिसके अंदर सेक्टर्स बने हुए होते हैं। एक डिस्क होती है और उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे सेक्टर्स बने हुए होते हैं। ये एक डिस्क हो गई। ये डिस्क कनेक्टेड होती है मल्टीपल डिस्क्स के साथ, और हर डिस्क में छोटे छोटे सेक्टर्स बने हुए होते हैं, ट्रैक्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि ये जो ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिस्क को डिवाइड करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? क्रैशिंग? नो, क्रैशिंग का मतलब तो किसी चीज को डैमेज करना। ट्रैकिंग? ट्रैकिंग का मतलब ट्रेवर्स करना, लुकआउट करना। लुकआउट भी नहीं कर रहे हम। डाइसिंग? डाइसिंग का मतलब कभी थोड़ी देर इधर डेटा को ट्रांसफर करना, कभी इधर, डाइसिंग करना, दो चीजों में कंफ्यूजन रखना। तो फॉर्मेटिंग, किसी भी डेटा को जब मैं डिवाइड करती हूँ, किसी भी प्रोसेस को डिवाइड करती हूँ डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में, तो वो दोनों मिलके क्या करते हैं? फॉर्मेटिंग। क्या आंसर आता है इसका? फॉर्मेटिंग। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइल सिस्टम इज परमानेंटली स्टोर्ड इन। अभी हमने मेमोरी की बात करी थी और मैंने कहा था मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेमोरी के टाइप्स में से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं और मेमोरी के बारे में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसीलिए एक और क्वेश्चन मेमोरी से रिलेटेड कि फाइल सिस्टम जो है वो परमानेंटली कहाँ स्टोर होता है। देखो अभी हमने बात करी थी कि प्राइमरी मेमोरी तो जो होती है वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब कि जैसे ही मेरा बाय चांस कंप्यूटर या फोन ऑफ हुआ तो जो भी मैं काम कर रही थी वो डिलीट हो जाएगा, सेव कहीं भी नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा कोई डाटा सेकेंडरी मेमोरी में है, सेकेंडरी मेमोरी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है नॉन वॉलेटाइल। दैट मीन्स अगर मेरा सिस्टम ऑफ भी हो जाए, मेरा सिस्टम क्रैश हो जाए, डैमेज हो जाए, जो मेरा डेटा मेरे सिस्टम में पड़ा है सेकेंडरी मेमोरी में वो परमानेंटली स्टोर्ड रहेगा। मैं दोबारा से अपने फोन को ठीक करा के, लैपटॉप को ठीक करा के या अपनी आईडी किसी दूसरी डिवाइस में खोलकर मैं वो डेटा फैच कर सकती हूँ बहुत इजीली। तो अब फाइल सिस्टम परमानेंटली कहाँ स्टोर होगा? डिवाइस में? नहीं। प्राइमरी मेमोरी में? नो। सेकेंडरी मेमोरी में? यस। सेकेंडरी मेमोरी में हमेशा डेटा परमानेंटली स्टोर्ड होता है। डायरेक्ट मेमोरी में? नो, डायरेक्ट मेमोरी में भी डेटा कभी भी स्टोर नहीं होता। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन कंट्रोल्स फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कम्युनिकेशन कौन हैंडल करता है? मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर या को प्रोसेसर? तो इसका आंसर आएगा मदरबोर्ड। जो मेरा मदरबोर्ड है सीपीयू में, मेरे सीपीयू में जो मदरबोर्ड है वो बेसिकली क्या करता है?
मदरबोर्ड इज द करेक्ट आंसर। सीपीयू में मदरबोर्ड होता है, वो मदरबोर्ड अगर डैमेज हो जाए तो मेरा सीपीयू डैमेज, सीपीयू डैमेज तो मेरा कंप्यूटर क्रैश, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए जब भी मुझे चाहिए कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम में कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का यहाँ पर रेफरेंस है बेटा कि कोई भी जो भी प्रोसीजर चल रहा है आपस में, सारी की सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलैब कर रही है। अगर मुझे इनपुट डिवाइस चाहिए तो टाइमली इनपुट जा रहा है सिस्टम में, अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो टाइमली क्या विद इन सेकेंड्स मुझे आउटपुट मॉनिटर पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, पीछे जो वर्किंग चलनी चाहिए टाइमली वो चल रही है नहीं चल रही। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट आउट चाहिए तो क्या मेरा प्रिंटर टाइम पे एक्टिवेट होके प्रिंट आउट दे रहा है मुझे। ये सारा का सारा कम्युनिकेशन जितना भी है वो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड करता है। तो इसीलिए प्रोसेसर, सीपीयू का दूसरा नाम होता है प्रोसेसर, याद रखना हमेशा। प्रोसेसर को हम सीपीयू भी बोल देते हैं, सीपीयू का दूसरा नाम इज प्रोसेसर। तो इसीलिए प्रोसेसर के अंदर भी जो मदरबोर्ड होता है कम्युनिकेशन उसकी वजह से अवेलेबल होती है। तो इसका आंसर है मदरबोर्ड। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जब भी बात आती है तो सॉफ्टवेयर एक तो दो टाइप के होते हैं, हमेशा याद रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम्स में बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो बाय डिफॉल्ट मेरे कंप्यूटर में होगा, उसको मुझे बाहर से कहीं से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मुझे व्हाट्सएप चाहिए मेरे फोन में तो वो मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी, इंस्टाग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, और भी बहुत सारी जितनी एप्स होती हैं, पेटीएम की ऐप हो गई, जितनी भी एप्स हम डाउनलोड कर रहे हैं बाहर से अपने फोन में इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी मर्जी से, वो सारी की सारी जितनी भी होती हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होती हैं। और जो मेरे सिस्टम्स में ऑलरेडी होती हैं, फॉर एग्जांपल फाइल मैनेजर, फाइल जितनी भी हमारी फाइल है उनको मैनेज करना, ठीक है, गूगल क्रोम हमें दिया हुआ होता है, हमें जीमेल दी हुई होती है, फोन में कुछ बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल ऑलरेडी होते हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उन्होंने कहा है इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो माउस एक सॉफ्टवेयर है? नहीं, ये एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी मैंने बात करी सिस्टम सॉफ्टवेयर में एग्जांपल दिया ओएस, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से मैं सारी की सारी वर्किंग कर पा रही हूँ। अगर मेरे फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा या मेरे लैपटॉप में, मेरे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो मैं कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर पाऊंगी। तो अगर मैं कहूं कि मेरी जितनी भी सॉफ्टवेयर है उनको एक बेस चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से मिलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में जब भी मुझे कुछ कम्युनिकेट करना है, मुझे हार्डवेयर से मैसेज आया, यूजर ने कहा टू एंटर करो कीबोर्ड से, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये देखेगा कि क्या हार्डवेयर ठीक काम कर रहा है, जो यूजर ने हार्डवेयर को करने को कहा है क्या वो ठीक चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो ये सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करता है और ओवरऑल सीपीयू काम करता है कंप्यूटर में। तो इसका आंसर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, कौन सी इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, नॉट पूछा गया है। माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस हो गई, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस हो गई, तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, प्रिंटर। ठीक है, स्कैनर स्कैन करता है, अगर आपने देखा हो आप बड़े बड़े मॉल्स में जब भी जाते हैं तो वहां पर हमारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर एक कोड होता है, बार कोड,
जो कुछ इस तरीके से लाइंस बनी हुई होती हैं रैंडमली, छोटी पतली मोटी ऐसे करके बहुत सारी मल्टीपल लाइंस होती हैं हर प्रोडक्ट के पीछे। और जो बिल के काउंटर पे पर्सन होता है वो बेसिकली उस बारकोड के डिवाइस से रीड करके और उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो उनकी स्क्रीन पर आ जाती हैं। तो बारकोड को रीड करने के लिए स्कैनर यूज किया जाता है, बारकोड स्कैनर। ठीक है, तो स्कैनर भी क्या है, इनपुट, इनपुट ले रहा है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस हो गया। इसीलिए जो इनपुट डिवाइस इनमें से नहीं है वो कौन सी है, प्रिंटर। प्रिंटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। होपफुली ये आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामेबल लैंग्वेज, इनमें से कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी मैंने बात करी थी सी, C++, जावा, कोबोल, पाइथन, इसके अलावा हो जाती है C#। ठीक है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास अवेलेबल, लेकिन उन्होंने 4 ऑप्शन दिया और इससे पूछा है कि कौन सी इनमें से है। तो मॉनिटर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर अगेन इज एन आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से जो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, जावा। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यही कुछ क्वेश्चंस थे जो हम रिवाइज कर रहे थे आज, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप जितने भी एग्जाम्स दे रहे हैं जहां पर बेसिक कंप्यूटर आता है 10 से 15 मार्क्स का, वहां पर हमेशा कंप्यूटर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और बेसिक क्वेश्चंस में से ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करें। ये वीडियो आप बार बार देखें, हमारे चैनल के लिंक में वीडियो अवेलेबल होगी, आप वहां पर बार बार विजिट करके ये वीडियो देख सकते हैं, सारी एक्सप्लेनेशन बार बार सुन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।